बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक एक रह गया था, अभी हमने हाफ डिस्कस किया था एंजाइम्स का। उसी के कुछ पॉइंट्स हैं जो भी रह गए थे डिस्कस करने वाले, वो करेंगे। तो बुक्स अपने सामने रखिएगा क्योंकि जो है मेरे पास उसमें थोड़ा सा डिम है, नज़र तो आ रहा है लेकिन ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल का कोई इशू आ रहा हो तो आपको प्रोमिनेंट नज़र ना आए। अच्छा, इसमें देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के। एंजाइम जब अपना काम कर रहे होते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनका फंक्शन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, उनकी एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले उसमें आता है एंजाइम कंसंट्रेशन, कि एंजाइम की अमाउंट या क्वांटिटी ज़्यादा या कम करने से जो हमारी उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने ना अंडरलाइन कर लेना है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, कि हमारा जो सबस्ट्रेट होगा उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डायरेक्ट जो है ना ये डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा हमारा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, सबस्ट्रेट गर्ल्स थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि सबस्ट्रेट कहते हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके साथ जो रिएक्टेंट्स हैं, बेसिकली आप इस तरह से याद रख लो कि सबस्ट्रेट किसको कहने हैं, रिएक्टेंट्स को। एंजाइम ने किसके साथ जो है वो रिएक्ट करना है और उसके एंजाइमेटिक रिएक्शन को जो है वो फास्ट करना है, वो रिएक्टेंट्स हैं। तो जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही जो एंजाइमेटिक एक्शन है वो फास्ट हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये जो सबस्ट्रेट है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो हमारा एंजाइम है उसके साथ अगर हम देखें इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। इसका ये मतलब है कि अगर हम वन टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे तो हमारा जो ये है सॉरी अगर हम वन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 2 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, तो 2:1 की रेशो आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ेगा और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अगर हम 1 टाइम बढ़ाएंगे। लेकिन जो सबस्ट्रेट है उसके साथ अगर हम देखें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को और रेट ऑफ रिएक्शन को, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका वो और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इसकी 1:1 रेशो है, यानी कि 1 टाइम अगर हम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 1 टाइम बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसके साथ देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का क्या कंसर्न है, तो वो 2:1 की रेशो है। अगर हम 1 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है टेम्परेचर, जो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा। ये कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। जो हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अराउंड बेस्ट हो रहे होते हैं, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो बेस्ट हो रहे होते हैं। और अगर हम जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर अगर हम इस चीज़ को देखें ना तो ये चीज़ फॉलो नहीं होती, यानी कि थोड़ी से हम टेम्परेचर बढ़ा दें, 37 से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो एंजाइम्स हैं उनकी केमिकल नेचर जो है वो ख़त्म हो जाती है या चेंज हो जाती है, या हम कहते हैं एंजाइम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। इस वजह से जो है फिर जो टेम्परेचर है वो फिर उसकी इंक्रीज़ करने से एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स हैं उनके फंक्शन करने के लिए उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर जो ना कम हो ना ज़्यादा हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू हो और उसके ऊपर जो है वो एंजाइमेटिक एक्शन बहुत फास्ट होगा। कम करेंगे तब भी एंजाइमेटिक एक्शन इफ़ेक्ट होगा, टेम्परेचर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर हम ज़्यादा करेंगे तब भी जो है वो उसका टेम्परेचर वो जो है ना एक्टिविटी वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। जो पीएच है गर्ल्स वो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हर एंजाइम जो हर तरह की पीएच पे जो है ना अपना कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। जो पीएच है उसको भी हम कहते हैं कि जी ऑप्टिमम पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होती है
फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं, कुछ एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। अगर हम पीएच चेंज करेंगे तो फिर उनकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल स्लाइवरी एमिलेज, आपको पता है स्लाइवरी एमिलेज वो एंजाइम है जो सलाइवा के अंदर मौजूद होता है। इसकी जो हम आपको पता है हमारे जो मुंह का जो मीडियम है, अगर हम पीएच वाइज देखें तो वो अल्कलाइन, जो हमारा मीडियम है वो थोड़ा सा क्या है, अल्कलाइन है, और जो हमारे स्टमक की पीएच है वो एसिडिक मीडियम में लाई करती है। तो जो स्लाइवरी एमिलेज है उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6.4 टू 6.9 है, ये नियर टू 7 आ जाती है, ठीक है। तो हमारे जो स्लाइवरी एमिलेज है ये इस पीएच पे काम करेगा। अगर 6.4 से कम कर देंगे या 6.9 से पीएच ज़्यादा कर देंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अदर सब्सटेंसेस। एंजाइमेटिक एक्शन जो है या उसकी जो एक्टिविटी है वो कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिनके कम या ज़्यादा करने से या जिनकी मौजूदगी की वजह से हमारी एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। वो कौन सी सब्सटेंसेस हैं उनको हम नाम देते हैं जी कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। अब कोएंजाइम्स हमने पहले भी पढ़ा था कि कोएंजाइम्स क्या होते हैं। सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन्स ओनली सच एज इंसुलिन। कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसमें सिर्फ प्रोटीन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब उसकी एग्जांपल ले लेते हैं इंसुलिन। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जिस पे कम्बिनेशन होता है किसका, कोएंजाइम का और एपोएंजाइम का भी आ जाता है, ठीक है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी आ जाता है उसके अंदर। एक्टिवेटर्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच इंक्रीज़ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब एक्टिवेटर्स क्या होंगे, ये वो सब्सटेंसेस होंगी जिनकी मौजूदगी में एंजाइम जो है अपना रोल, इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, उसको अपने फंक्शन को इन्हेंस कर देंगे। अब ये पार्ट ऑफ एक्टिवेटर्स होते हैं ना गर्ल्स, ये पार्ट ऑफ एंजाइम नहीं होते। अदर देन एंजाइम उसी मीडियम के अंदर अगर कोई हम फॉरेन पार्टिकल डाल दें, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल दें और वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। फॉर एग्जांपल जिंक 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, दे आर एक्टिवेटर्स ऑफ फॉस्फेटेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स। तो ये जो दोनों इनऑर्गेनिक आइंस हैं, मैग्नीशियम आइन किसका एक्टिवेटर होगा, फॉस्फेटेज का, और जिंक 2 पॉजिटिव किसका एक्टिवेटर होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर वो होंगे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर रहे होंगे। तो इनहिबिटर्स जो होते हैं ये हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ये भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, यानी पार्ट ऑफ एंजाइम नहीं है, इनकी मौजूदगी में एंजाइम अपना काम अच्छा नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। वो वाली सब्सटेंसेस, वो वाले केमिकल्स जिनकी मौजूदगी में एंजाइम अपना अच्छा काम कर लें, अपनी एक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लें और ज़्यादा बढ़ा लें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है रेडिएशन। जनरली एंजाइम्स आर रेडली इनएक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू यूवी लाइट, बीटा रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज। आमतौर पर ये होता है कि अगर हम रेडिएशंस जो हैं वो पास करना शुरू कर दें बॉडी में से ज़्यादा, तो हमारे जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं वो अपना काम जो है वो सही काम नहीं कर सकते। लाइक एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, बीटा रेज हैं, गामा रेज हैं और अल्फ़ा रेज हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरे एनालिसिस जो है या एक्सरे जो हैं वो बॉडी के नहीं करवाने चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि जो अब हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम से फिर उनकी एक्टिविटी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। बहुत मजबूरी हो जाए वो तो अलग बात है, लेकिन उसको बहुत मतलब ज़रूरत के तहत ही करवाना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एंजाइम जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। कुछ डिजीज़ की डायग्नोस करने में भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये वो एंजाइम है जो एक रिकेट्स डिज़ीज़ है, उसके अंदर ये बढ़ जाता है। रिकेट्स का आपको कुछ अगर बायोलॉजी में पढ़ा और कुछ याद हो तो ये वो डिज़ीज़ होती है जिसमें जो है ना बच्चों में हमें स्पेशली नज़र आती है कि इसमें जो है उनकी लेग्स जो हैं वो कर्व शेप में आना शुरू हो जाती हैं। तो उस केस में बच्चों के अगर हम बॉडी के अंदर देखें तो कौन से एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज की कंसंट्रेशन जो नॉर्मल रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है उससे अगर बढ़ रही है तो इट मीन्स कि उनमें रिकेट्स की जो है ना वो डिज़ीज़ के सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस के केस में भी ऐसा होता है। लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज और LDH1 इज़ रेज्ड इन हार्ट डिजीज़ के केस में फिर कौन सा एंजाइम इंक्रीज़ कर जाता है, LDH1।
मैनी एंजाइम्स हैव प्रूव्ड वेरी यूज़फुल एज ड्रग्स, कुछ एंजाइम जो हैं वो ड्रग्स के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बिन इज़ यूज्ड लोकली टू स्टॉप ब्लीडिंग, कि समटाइम ये होता है कि ब्लीडिंग अगर नहीं रुक रही तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि एंजाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ब्लड के अंदर। तो कौन से एंजाइम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लाइक थ्रोम्बिन हम यूज़ करते हैं ताकि ब्लीडिंग वाला, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, लॉस ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम उसको रोकने के लिए भी हम ये यूज़ कर लेते हैं। कुछ जो एंजाइम्स हैं वो कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एल एस्प्रानाजिनेस हैज़ प्रूव्ड वेरी यूज़फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन। तो ये जो हमारा एंजाइम है एल एस्प्रानाजिनेस, ये हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर स्पेशली इन चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है न्यूक्लिक एसिड। ये बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा जितना इस बुक में दिया हुआ है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा ध्यान से करें क्योंकि इनके लिए टॉपिक नया होगा, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स से काफ़ी हद तक अगर बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है तो फेमिलियर होंगे इस टॉपिक के साथ। न्यूक्लिक एसिड इसमें से आपने कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं वही आपने याद करने, ज़्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लिक एसिड जो है फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर हुआ था वो पस सेल में हुआ था। पस सेल गर्ल्स किसको कहते हैं, जब चोट वगैरह लगती है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा एक छिलका सा बन जाता है, उसके नीचे अगर आप देखो येलो सा मटीरियल होता है, दे पस सेल्स। उसके अंदर जो है फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिस्कवर हुआ था। इसके अलावा स्पर्म हेड्स में भी डिस्कवर किया था, 1868 में डिस्कवर हुआ और फिर 1872 में भी डिस्कवर हुआ, लेकिन डिस्कवरी जिन स्पेसिमेंस में हुई थी वो दोनों डिफरेंट स्पेसिमेंस थे। और दे आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल एज वेल एज, ये लिविंग सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और वायरसेस में भी प्रेजेंट होते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ जीन्स भी जो है ना वो कहलाते हैं। अगर हम देखें तो दे कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर द ब्लूप्रिंट्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि फंक्शन के लिहाज से देखें तो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये ब्लूप्रिंट का काम करेगा, यानी कि ये बिल्कुल इसके पास सारा डाटा होगा, सारा मैकेनिज़्म होगा जिसके तहत जो है वो फर्दर डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो होनी होती है। जो न्यूक्लिक एसिड है उसके दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं और वो कौन कौन से वाले हैं कि दीज आर देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। पहला फंक्शन तो ये है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ट्रांसमिट मीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास भी कर सकते हैं। देन दे हैव द एबिलिटी टू अंडरगो म्यूटेशन, और इसके अंदर म्यूटेशन भी हो जाते हैं। बस म्यूटेशन किसको बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं जब किसी लिविंग सेल के अंदर उसके जेनेटिक मेकअप में अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, म्यूटेशन के जेनेटिकली जो है उसके अंदर चेंज आ गया है, उसको हम जेनेटिक चेंज को म्यूटेशन का नाम देते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसके अंदर जेनेटिक चेंज या म्यूटेशन के जो है ना एबिलिटी वो होती है। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी तक 2 न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हो चुके हैं। DNA स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इन द बॉडी न्यूक्लिक एसिड्स अक्कर एज पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन के साथ मिल के काम करता है, तो बनाएगा ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और उस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। यानी कि वो प्रोटीन जिसके अंदर क्या चीज़ शामिल है, क्या चीज़ जिसके अंदर अटैच है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन देगा या डायरेक्शन देगा। कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। कैंसर रिसर्च में जो है ना न्यूक्लिक एसिड की बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है क्योंकि इसके पास ब्लूप्रिंट्स होते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आ रहे हैं हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। जो RNA है और DNA है ये क्या है, दे आर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। RNA और DNA जो है ये जिन यूनिट से बनता है हम उन यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स, या हम उनको मोनो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स का नाम भी देते हैं। और इन यूनिट्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है नाइट्रोजनियस बेस और दूसरा फास्फोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स। नाइट्रोजनियस बेसिस 2 तरह की होती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन जो है इसकी भी फर्दर आगे आ जाती हैं टाइप्स कह लो, सब टाइप्स कह लो। प्यूरीन्स में आती हैं एडेनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडीन में आती हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। अब ये बात जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताती चलूँ स्पेशली कि एडेनिन को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन को कैपिटल G के साथ, साइटोसिन को कैपिटल C के साथ, यूरासिल को कैपिटल U के साथ और थायामीन को कैपिटल T के साथ।
अच्छा, अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनियस बेस विद अ शुगर। न्यूक्लियोसाइड जो है इसमें दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक आ जाती है नाइट्रोजीनियस बेस और दूसरी आ जाती है शुगर। ठीक हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबो और डीऑक्सीराइबो, यानी कि शुगर की बेसिस पर हम न्यूक्लियोसाइड को राइबो न्यूक्लियोसाइड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि नेचर ऑफ शुगर पर डिपेंड करेगा कि हमने इसको किस कैटेगरी में रखना है। फिर डी आता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है उसके अंदर क्या चीज़ होती है? इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड इज़ इन्वॉल्व इन पुटिंग द इन्फॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल। यानी देखें, डीएनए जो है उसके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और जो दूसरा जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसने क्या काम करना होता है? उसने सेल के अंदर जो वर्किंग है उसको पॉसिबल बनाना होता है। अब तीन तरह के जो है ना यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा डीएनए, और काम करेगा और करवाएगा कौन? आरएनए। दे डिफ़र इन थ्री वेज। कौन कौन से हैं? शुगर इन द आरएनए, यानी आप समझ रहे डिफरेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, वो भी हम डिस्कस करने लगे हैं कि शुगर इन आरएनए इज़ राइबोस। राइबोस आरएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं राइबोस, और डीएनए के अंदर जो शुगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस। और जो बेसिस होती हैं डीएनए के अंदर वो कौन कौन सी हैं? साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन एंड गुआनिन। और आरएनए में थायामीन जो है वो नहीं होती, थायामीन की जगह पे क्या आती है? यूरेसिल। बाकी बेसिस सेम होती हैं। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसे इतना ही आपने याद रखना, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बात जो है वो लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये जो प्यूरिन और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपने इसको 5 टाइम्स जो है वो ड्रॉ करना है, और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर आता है जो डीएनए है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। और ये फ़र्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने। और इनकी इस डिस्कवरी से जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड जो है वो इनिशिएट हुई थी। और जो वाटसन एंड क्रिक ने अपनी जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये हमें मैकेनिज़्म देगा जिससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डुप्लिकेट की जा सकती है। डुप्लिकेट मीन के वो रिपीट की जा सकती है। इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, यानी कि पहले जो है ना वो जो डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीकोड होगी, और बाद में उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो दोबारा से एक नया डीएनए जो है उसी टाइप का एक नया डीएनए बन जाता है। सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच अकर इन अकॉर्डिंग्स विद द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डीएनए। अब जो प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन क्यों बनेगी जनाब? कि जो डीएनए है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, और आरएनए ने उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज़ करवानी है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज़ करवाई जाएगी, इसके लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो किसके अंदर मौजूद होगी? डीएनए के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई आपने उतनी याद करनी, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखें जनाब, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर बिल्ड फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। नाइलॉन इज़ अ पॉलीमेर एंड टेरिलीन इज़ अ polyester. Nylon is prepared by the reaction of hexamethylene diamine and hexane dioic acid. Based on their thermal properties, plastics are divided into two main classes. Polyvinyl chloride is a synthetic plastic. Glucose is stored as wait. अच्छा जी, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन चेंजेस इनटू अमाइनो एसिड। प्यूरिन एंड pyrimidine आर नाइट्रोजनियस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर। अच्छा, यहाँ से अब आ जाते हैं MCQs हमारे जो आते हैं, जो मेनली हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आने होते हैं। इन विच ऑफ दीज प्रोसेसेस आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो कौन सा इसमें से मेथड, डिफरेंट मेथड्स दिए हैं 4। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, दूसरा दिया हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, फिर है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें जो आता है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन है, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना देंगे? एक पॉलीइथीन बना देंगे जो कि पॉलीमर है। विच ऑफ दीज पॉलीमर्स इज़ एन एडिशन पॉलीमर। इनमें से कौन से वाला है जो कि एडिशन पॉलीमर है? दैट इज़ पॉलीस्टीरीन।
Which of these polymers is a synthetic polymer? This is polyester. Plastics are a pollution problem because many plastics लास्ट ऑप्शन आएगी इसमें डिकम्पोज टू प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स. The fiber which is made from acrylonitrile as polymer is acrylic fiber, a polymeric substance that is formed in liquid state and then hardened to a rigid solid is called plastic. Vegetable oils are unsaturated fatty acids. Glycerides of unsaturated fatty acid, glycerides of saturated essential oils obtained from plants. So these are glycerides of unsaturated fatty acids. Which of the following elements is not present in all proteins? तो हर प्रोटीन में क्या चीज़ नहीं होगी? सल्फ़र. कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, लेकिन सल्फ़र हर तरह की प्रोटीन में नहीं होती. विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन RNA? Adenine. Which of the following enzymes brings about the hydrolysis of fats? इसमें आएगा lipase. The reaction between fat and sodium hydroxide is called sponification. Which of the following statement about glucose and sucrose is incorrect? Both are soluble in water, both are naturally occurring, both are carbohydrates and both are disaccharides. तो सुक्रोस एंड ग्लूकोज दोनों जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बोथ आर डाइसेक्राइड्स. नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी तक के लिए इतना ही टॉपिक है. आपने MCQs को जो है ना मैं इसकी की जो है ग्रुप में शेयर करूँगी, फिर भी आप उसको मेरे से भी इसको टैली कर लेना. ठीक है, ओके. अपना काम जो है आपने मुझे सेंड बहुत कम स्टूडेंट्स से किया है. जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो मैंने इनको कहा था कि जो प्रैक्टिस करके आपने 5 टाइम्स और उसके इमेज जो है ना फार्मूलास ये मुझे सेंड करने हैं. ठीक है, ओके. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.